गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। आज हम लोग जो एनसीईआरटी का जो 5वां चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पृथ्वी का परिमंडल है। ठीक है, 5वां चैप्टर है पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो ये देखते हैं हम उसमें कौन कौन सा परिमंडल है और क्या इसका विशेषता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सौर मंडल में पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है कि इसी पे जीवन पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी ग्रह पे जीवन नहीं पाया जाता है। और जीवन के पाए जाने के मुख्य कारण यही रहा है कि यहाँ पे जल भी मिलता है, स्थल भी मिलता है और वायु भी मिलता है, जो कि मानव के लिए या जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होता है। इसी को आधार बना करके इसको 4 मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, जिसको परिमंडल कहा जाता है। हम लोग देखते हैं 4 ये परिमंडल कौन कौन सा है। पहला है भूमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जीवमंडल। ठीक है, ये भूमंडल को हम लोग स्थल मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें चूँकि भूमि का ज़्यादा भाग होता है इसलिए इसको स्थल मंडल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से ठोस होता है, ठोस बना होता है। जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो परत होता है इसको स्थल मंडल की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, और वायुमंडल होता है, जैसे कि जानते हैं पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल केवल ठोस वाला भाग को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, जो ज़मीन होता है उसको स्थल मंडल भाग कहते हैं। और इसके जो बीच का भाग कहीं कहीं जलाशय होता है या महासागर होता है, इसको जल मंडल कहा जाता है। जल मंडल में हालांकि मुख्य भाग तो जलाशय ही होता है, मतलब महासागर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें भी जितने भी जलवाष्प होता है या फिर ग्लेशियर के रूप में भी जल पाया जाता है, तो उसको भी जल मंडल के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, तो जल मंडल में तीनों आ जाएगा, इसमें बर्फ़ भी आ जाएगा, बर्फ़ या हिमानी। इसके साथ साथ जो महासागर में पाया जाता है वो जल, और उसके साथ साथ जो भूमिगत जल होता है वो भी इसमें मिलता है। ठीक है, ये सभी मिलाकर के, और जलवाष्प भी इसमें भी होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये जो तीनों रूप में जल मिलता है, तो तीनों को इसमें जलमंडल के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और जो तीसरा है वायुमंडल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ से वायु एक आवरण मिलता है, गैसों का आवरण मिलता है। ठीक है, गैसों का आवरण मिलते हैं इसको। कई प्रकार की इसमें गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि कई प्रकार की गैसें होती हैं। इसको वायुमंडल की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो ये है वायुमंडल। और जीवमंडल क्या है? जीवमंडल उस क्षेत्र को कहते हैं या उस मंडल को कहते हैं जहाँ पे जीवन, मानव जीवन या जीव जंतु पाए जाते हैं या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये चाहे वायुमंडल भी हो सकता है, ये जलमंडल भी हो सकता है, और स्थल मंडल, तीनों सब का सम्मिलित रूप से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों को मिला करके इसमें जीवमंडल में तीनों भी आ जाएगा। तीनों पर जहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, मानव रहते हैं या फिर वनस्पतियाँ रहती हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये चारों मंडल है। अब इसको हम लोग चारों का एक एक करके डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थल मंडल या भूमंडल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भूमंडल के बारे में देखते हैं। भूमंडल जैसे कि जानते हैं कि ये एक ठोस पदार्थ का बना हुआ होता है। ठोस पदार्थ मतलब कि जो पृथ्वी के ऊपरी जो पपड़ी है, जो पृथ्वी का ऊपरी पपड़ी है, ठीक है, ऊपरी ये जो पपड़ी है, परपटी और इसमें मृदा को मिला करके भूपरपटी प्लस मृदा की जो पतली परत होते हैं, ये सम्मिलित रूप से इसको भूमंडल के रूप में इसको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये पूरे पृथ्वी पर कहीं ना कहीं स्थल के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो इसको भूमंडल की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, ये इसमें एक तरह से मानव जीवन के रहने के लिए इसमें जो पोषक तत्व भी मिलते हैं। ठीक है, खनिज भी, यहाँ पर खनिज भी मिलते हैं। स्थल मंडल में भी खनिज भी मिलते हैं, इस खुदाई करके, जैसे कोयला हुआ, लोहा हुआ, फिर या अन्य खनिज भी हुआ। इसके साथ साथ इसमें पोषक तत्व भी होते हैं, जो मृदा में पोषक तत्व पाए जाते हैं वनस्पति को उगने के लिए, फिर
जीव जंतु को रहने के लिए भी वहाँ पे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं मृदा के अंदर। ठीक है, अब हम लोग इस स्थल मंडल को, पूरे स्थल मंडल को दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक तो महासागर वाला पार्ट हो गया, तो महासागर को हम लोग जलमंडल में पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे स्थल महासागर के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी महाद्वीप के बारे में देखते हैं। इसमें जो भूमंडल का सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है, महाद्वीप है। महाद्वीप जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये स्थल खंड का ही भाग होता है, या पूरी तरह से ये स्थल ही होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा भूभाग होता है। ठीक है, बहुत बड़ा भूभाग होता है जो जलाशय से अलग होता है, जलाशय या महासागरों से अलग होता है। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर देखा जाए तो 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, 7 बड़े महाद्वीप हैं। वो कौन कौन से हैं? जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, इसके बाद से यूरोप है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 महासागर हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब एक एक जो महासागर हैं, एक एक महासागर को डिटेल में हम लोग अध्ययन करते हैं। जो सबसे बड़ा ये जो महाद्वीप है, ये सभी महाद्वीप को एक एक अध्ययन करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं एशिया को। एशिया महाद्वीप जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा, ये जो 7 महाद्वीप है इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में जितने भी स्थलखंड हैं, ठीक है, सभी स्थलखंड का लगभग 1/3 भाग है, 1/3 क्षेत्रफल है ये। ठीक है, विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 1/3 क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप ही है। ठीक है, ये इस भाग में इसको फिगर से देख सकते हैं। इस भाग ये यूरोप को यहाँ से यूराल पर्वत से अलग करता है। यूराल पर्वत के जो पूर्व वाला भाग होता है वो एशिया भाग है, जिसमें कई बड़े बड़े देश पाए जाते हैं। भारत भी एशिया का ही पार्ट है। ठीक है, भारत है, चाइना है, फिर जापान है इधर। ठीक है, कई कंट्री इधर, मंगोलिया है, फिर इधर अरब कंट्री है, ये सब एशिया में ही आते हैं। ठीक है, तो ये एशिया का पार्ट है। इसके बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है एशिया का भाग से बीच से नहीं बल्कि इसके मैंने भाग से इसे गुजरती है। ठीक है, और ये यहाँ से यूराल पर्वत एक है। ठीक है, इधर वाला भाग यूरोप है, इधर वाला भाग एशिया है, और बीच में एक यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत से एशिया और यूरोप दोनों को अलग करता है। ठीक है, ये जो हम लोग अभी महाद्वीप देख रहे हैं, टोटल महाद्वीप देख रहे हैं, ये दोनों को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया दोनों को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा एशिया। अब हम लोग देखते हैं यूरोप का। दूसरा जो महाद्वीप है यूरोप है। यदि फिगर में देखा जाए तो यूरोप यहाँ पर दिख रहा है, जो यूराल पर्वत से पश्चिम का भाग है उसको यूरोप महाद्वीप कहा जाता है। ये यूरोप महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये 3 तरफ से महासागर द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, इधर ये भूमध्य सागर है, इधर अटलांटिक सागर और ऊपर आर्कटिक सागर है। ठीक है, 3 महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, पहला है जो अटलांटिक महासागर। ठीक है, दूसरा है भूमध्य सागर और तीसरा है आर्कटिक सागर। ठीक है, इधर वाला पार्ट है, इधर आर्कटिक सागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। ये देख रहे हैं कि अटलांटिक महासागर है,
और ये बीच वाला जो भाग है भूमध्य सागर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर ही दोनों को, अफ्रीका को और यूरोप को, दोनों को अलग करता है भूमध्य सागर। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि, और इसमें ये जो महासागर है, महासागर के जो चारों ओर वाला भाग है बहुत ज़्यादा ये दंतुरित है। ठीक है, इसके हम लोग महासागर वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप का भाग, तो ये 3 तरफ से घिरा है और आर्कटिक वृत्त यहाँ से गुजरती है। जो यूरोप ये महाद्वीप है, यहाँ से आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री के, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, जो 66.5 डिग्री की 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है वो, उसको क्या बोला जाता है, आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो वो इस भाग से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग जो अगला महाद्वीप है उसको देखते हैं कि ये अफ्रीका है। ठीक है, अगला महाद्वीप है अफ्रीका। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये विश्व का दूसरा, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये इसके मध्य से होकर के ये विषुवत रेखा गुजरती है। ये जो विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री का, ठीक है, ये देखिए ये पूरा ये क्षेत्रफल है अफ्रीका का। ये विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है। ये लगभग चारों तरफ से भूमध्य सागर, ये सागरों से घिरा हुआ है। उधर उत्तर में भूमध्य सागर से, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, और पूरा भाग में हिंद महासागर घिरा हुआ है। ठीक है, इधर तक हिंद महासागर यहाँ तक पार्ट है, इधर का अटलांटिक महासागर का पार्ट आता है। ठीक है, तो ये चारों तरफ से महासागरों द्वारा ही घिरा हुआ है। इसमें तीनों रेखाएं, इसे मात्र यही एक महाद्वीप है कि जहाँ पर तीनों रेखाएं, अर्थात ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं, यही एक महाद्वीप है कि तीनों रेखाएं यहाँ से होके के गुजरती हैं। ठीक है, और ये तीनों दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ये दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। देखिए यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर होता है तो उत्तरी गोलार्ध है, और 0 डिग्री से नीचे होता है तो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो ये दोनों गोलार्धों में अफ्रीका महाद्वीप पाया जाता है। हालांकि अधिकांश भाग इसके उत्तरी गोलार्ध में भी है। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं ऊपर वाला भाग ज़्यादा ये उत्तरी गोलार्ध में ही है। ठीक है, इसमें विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है नील नदी। ठीक है, नील नदी जो कि यहीं से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे निकल के ये मिस्र है, इसी पार्ट से निकल के यहाँ पे भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये रहा अफ्रीका। और एक सबसे बड़ा विशेषता अफ्रीका महाद्वीप का है कि यहाँ पे सहारा रेगिस्तान है। ये वाला जो पार्ट है जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान। ठीक है, सहारा, जो सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, इसमें कई देश सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप जो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगला जो महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पे, ये अधिकांश भाग इसका, अधिकांश नहीं बल्कि ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका है दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से है, जो कि ये पे दक्षिणी अमेरिका से कहाँ पे, ये पनामा चैनल है। यहाँ पनामा चैनल कहिए या पनामा नहर है। पनामा नहर से ये अलग होता है, यहाँ से ये उत्तरी अमेरिका होता है और यहाँ से ये नीचे दक्षिणी अमेरिका होता है। तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और ये 3 तरफ से महासागरों से घिरा है। इधर कहाँ से अटलांटिक महासागर है, इधर है तो प्रशांत महासागर है, ये पूरा भाग प्रशांत महासागर का ही है। और उत्तर में क्या है,
आर्कटिक महासागर है इधर, ठीक है, आर्कटिक महासागर है। और ये प्रशांत महासागर जैसे कि ये एशिया से भी अलग होता है। इधर वाला पार्ट जैसे देख रहे हैं ये बेरिंग सागर है, या बेरिंग जल संधि भी है यहाँ पे। बेरिंग जल संधि द्वारा यहाँ से एशिया से अलग होता है, ठीक है। ये दोनों पार्ट एक ही यहाँ पे टच करेगा। ये समझ में आ रहा है ये दोनों चीज़, क्योंकि ये दोनों एक तरह से मान लीजिए ऐसे तो ग्लोब होता है या पृथ्वी है, तो यदि बीच से यदि कट किया जाए, यहाँ से कटा जाए और बीच से कटा जाए तो दोनों फैलाया जाएगा। ये जुड़ा हुआ है यहाँ से एक दूसरे से, यदि यहीं से काट के अलग कर दिया जाए तो दोनों महाद्वीप अलग हो जाएंगे। यहाँ पे अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये उत्तरी अमेरिका, उधर क्या हो जाएगा एशिया। तो दोनों को जोड़ने वाला बेरिंग जल संधि है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये दोनों भाग पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिगर में दिख रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये वाला पार्ट वहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक तरह से गोलाकार टाइप का है, ठीक है। यदि फिगर से दिखाया जाए तो ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। यदि यहाँ से कट के इसको कट करके फैलाया जाए तो ठीक है, इसी प्रकार से बनेगा। तो ये एशिया को किससे चीज़ से अलग करता है, बेरिंग जल संधि द्वारा ये अलग होता है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम लोग देखते हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ उत्तरी अमेरिका में ये जो क्षेत्र होता है रॉकी पर्वत है, ये काफ़ी ये बलित पर्वत है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका की जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका से पनामा सागर से या पनामा नहर से अलग होता है। यहाँ के ये जो पार्ट होता है दक्षिणी अमेरिका है, ये पूरा पार्ट, ठीक है, यहाँ तक। इसके पश्चिम भाग में प्रशांत महासागर है, जबकि पूर्व भाग में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। जबकि ये वाला भाग होता है अंटार्कटिका महाद्वीप है। इससे यहाँ पे जो कौन सा सागर है, यहाँ पे दक्षिणी सागर है, ठीक है। ये भी एक महासागर का ही पार्ट है। तो और जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सा है, एंडीज। ये विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज, इसी महाद्वीप में अवस्थित है। तो इसको भी देख लीजिए, इसी महाद्वीप में अवस्थित है जो एंडीज पर्वत, ठीक है। ये भी एक बलित माउंटेन है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बलित माउंटेन होता क्या है या कितने प्रकार के जो माउंटेन होते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि एक दक्षिणी अमेरिका की एक खास विशेषता है कि यहाँ पे एक विश्व की सबसे बड़ी नदी पाई जाती है। बड़ी नदी मतलब कि ये क्षेत्रफल में, ठीक है, अमेजन नदी, ठीक है। ये क्षेत्रफल में या आयतन में कहीं सबसे बड़ी है। आयतन में सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो नील नदी ये लंबाई में विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि ये क्षेत्रफल या आयतन में सबसे बड़ी नदी है। कौन सा नदी है, अमेजन नदी, ठीक है। वो यहाँ पे ब्राज़ील में बहती है, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ब्राज़ील में ये बहती है और जाके यहाँ पे अटलांटिक महासागर में ड्रेन करती हैं, निकलती हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अगला महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। जो तीनों महाद्वीप हम लोग देखे हैं इसमें सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये पूरी तरह से, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ से गोलार्धों का अलग होता है, यहाँ से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और ये विषुवत रेखा से नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है
ये पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है और इसके चारों तरफ से ये महासागरों से ही घिरा हुआ है। इधर हिंद महासागर है, जबकि इसके इधर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये वाला पार्ट प्रशांत महासागर यहाँ से जुड़ा है। यहीं पे ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ भाग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी अवस्थित हो सकता है और इधर भी। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ये दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है ना, और यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, ग्रेट डिवाइन रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइन रेंज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। इसको ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्योंकि ये द्वीप टाइप का छोटा सा दिख रहा है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, द्वीपीय महाद्वीप इसको कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगला जो महाद्वीप है कौन सा है, अंटार्कटिका। अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि ये भी काफ़ी बड़ा महाद्वीप है, जिसे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ये दक्षिणी भाग में है। दक्षिणी भाग का समझिए कि ज़्यादातर जो दक्षिणी पोल है, ठीक है, दक्षिणी पोल मतलब दक्षिण ध्रुव है, उसके चारों तरफ ये फैला हुआ है। ठीक है, और ये इतना ही भाग ये पूरी तरह से ठंडा है, इतना ठंडा है कि यहाँ पे लगभग बर्फ़ बहुत मोटी परत में पाई जाती है। ठीक है, कई कई इतना ज़्यादा मोटा पाया जाता है कि लगभग एक महाद्वीप के रूप में ही वो भी दिखता है। ठीक है, काफ़ी कम से कम किलोमीटर में भी ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो बर्फ़ का जो परत होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक तरह से ये ठंडा प्रदेश होता है कि मानव निवास ये नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, मानव रहित ये है, यहाँ पे मानव नहीं रह पाते। इतना ठंडा है कि यहाँ पे जितने भी मतलब अधिकांश देश अपना यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी खोले हैं। रिसर्च सेंटर मतलब कि ये अंटार्कटिका से संबंधित रिसर्च करने के लिए शोध केंद्र अपना खोले हुए हैं। ठीक है, भारत का भी अपना शोध केंद्र है यहाँ पे। शोध केंद्र, भारत का जो शोध केंद्र कौन कौन सा है यहाँ पे, भारत का एक मैत्री है, दूसरा है दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, ये दो अंटार्कटिका महाद्वीप में यहाँ पे इसी के आसपास, यहीं के आसपास इसका एक रिसर्च सेंटर है भारत का, अन्य कई देशों का भी है। ठीक है, तो ये रहा अंटार्कटिका महाद्वीप। अब हम लोग देखते हैं कि अब जलमंडल देखते हैं। ठीक है, पहला रहा भूमंडल, अब दूसरा है जलमंडल। तो अब जलमंडल के बारे में देखते हैं। जलमंडल, ठीक है, जलमंडल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जलीय भाग होगा। ये एक तरह से जलाशय के बहुत बड़ा जलाशय होता है। विशेष रूप से जलमंडल में हम लोग महासागरों का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्योंकि महासागरों में जितने भी पृथ्वी पर जल है, पृथ्वी पर या जलमंडल में कहिए, पूरे जलमंडल में जितना भी जल है उसका लगभग 97% जो जल है वो कहाँ पे है, महासागरों में है। तो महासागर क्या होता है, जल का एक बहुत बड़ा भूभाग होता है। ठीक है, उसमें ये पूरे पृथ्वी पर मिलता है। तो यदि संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो महासागर मुख्य रूप से 5 महासागर हैं। ठीक है, 5 महासागर हैं, जिसका नाम है पहला प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, और चौथा है आर्कटिक महासागर,
और पांचवा महासागर है जो दक्षिणी सागर है, इसको कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी सागर जो कि ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, चारों तरफ से ये घेरा हुआ है इसको। ठीक है ना। ये जो जलमंडल होता है, जलमंडल में जो जलमंडल कहिए या फिर जो जल जितने भी महासागर होते हैं, इसमें 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। जल जैसे चलता रहता है, हमेशा गतिशील रहता है, तो इसमें 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। ठीक है, अभी इसको मिटा दे रहे हैं, इसको एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, सबको एक एक देखेंगे डिटेल में। महासागर में होने वाली जो गतियाँ होती हैं, किस तरह से गतिशील होता है। जो पहला गति होता है, इसको कहा जाता है तरंगे, लहरें उठते रहती हैं, इसको क्या कहा जाता है, तरंगे कहा जाता है। दूसरा जो है वो क्या है, वो ज्वार या भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा। और तीसरा जो होता है वो महासागरीय धाराएं होती हैं, महासागरीय धाराएं। ठीक है ना। ये तरंगे क्या होती है सर, इसमें जो महासागर है या जलाशय भाग है उसमें हमेशा लहरें उठती रहती हैं, तो इसको तरंगे कहते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है, ये पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण कभी इसमें सागरी भागों में खिंचाव हो जाता है। ठीक है, सागरी भागों में जब खिंचाव होता है तो इस सागर का जल थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इसको ज्वार भाटा कहते हैं। हम लोग आगे इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे एक अलग चैप्टर के रूप में ही। और महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, जितने भी ये महासागर हैं, सब महासागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ये प्रशांत महासागर है, इधर से अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, ये अटलांटिक महासागर है, इधर हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे दक्षिणी जो महासागर है अंटार्कटिका के चारों तरफ है, वो तो अवस्थित ही है। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमेशा ये मूवमेंट करता रहता है, गतिशील रहता है। तो इसी जो महासागरीय का जल का एक विशाल भाग एक निश्चित दिशा में जब गति करता है तो उसको महासागरीय धाराएं के कहा जाता है या धाराएं कहा जाते हैं, इसको ओशियन करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की इसमें गतियाँ होती हैं महासागरों में। अब हम लोग देखते हैं एक एक महासागर को थोड़ा डिटेल में। जो पहला महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है ये। जितने पृथ्वी के क्षेत्रफल है उसका लगभग प्रशांत महासागर कितना है, 1/3 भाग है। 1/3 क्षेत्रफल में इसका मिलता है। पूरे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 1/3 भाग प्रशांत महासागर द्वारा ही घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, इसमें ये लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं जैसे प्रशांत महासागर है और यहाँ भी ये भी प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जुड़ा हुआ है, ये पार्ट इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि गोलाकार है। ठीक है, गोलाकार है इसलिए जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा एक तरह से देखें तो ये गोलाकार है, यहाँ आधा पार्ट है और आधा पार्ट ये। ठीक है, ये प्रशांत महासागर एक गोलाकार वृत्ताकार के रूप में है। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रशांत महासागर के जो चारों तरफ ये दक्षिणी अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। जो प्रशांत महासागर पूर्वी भाग दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से है, इधर का भाग दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ ये एशिया से भी जुड़ा हुआ है। इधर प्रशांत महासागर एशिया से भी जुड़ा हुआ है, इधर ऑस्ट्रेलिया से भी थोड़ा सा टच है इसका। ठीक है, तो ये चारों महाद्वीप को टच करते हुए प्रशांत महासागर फैला हुआ है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अगला जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें प्रशांत महासागर में देखिए, यहाँ पे एक ये फिलीपींस आइलैंड है, फिलीपींस द्वीप है। यहाँ पर विश्व का सबसे गहरा गर्त पाया जाता है, सबसे गहरा भाग होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, मोरियाना ट्रेंच या मोरियाना खाई। ठीक है, मोरियाना खाई इसको बोलते हैं या ट्रेंच बोलते हैं। इसकी गहराई कितनी है, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है, 1122
मीटर, ये 11 किलोमीटर एवरेज कर लीजिए, इतना गहरा है यहाँ पे, ठीक है, फिलीपींस के पास में, राइट। अब हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर देखते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे है, ये एस के आकार का बना हुआ है, ठीक है, ये पार्ट है एस के आकार का, एस के आकार का ये महासागर है। ये दोनों तरफ से, इधर यूरोप से घिरा हुआ है, यूरोप है, इधर अफ्रीका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है और इधर उत्तरी अमेरिका है, इसी के बीच में ये महासागर मिलता है, ठीक है। और इसके जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है अटलांटिक महासागर की काफ़ी कटा फटा है, यह दंतुरित की कृत है, यह मतलब जैसे दांत होता है कटा फटा, ठीक है, तो इस टाइप का है। इसमें जो पार्ट होते हैं इसमें पोताश्रय के लिए काफ़ी उपयुक्त ये होता है, या पतन, जो जहाज़ का पतन होता है, वो जो जलीय जहाज होता है उसका विश्राम करने के लिए या फिर पतन बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जगह होता है, ये अनुकूल जगह होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर जैसे कि यहाँ पे है, हम लोग देख रहे हैं कि हिंद महासागर ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, हिंद महासागर जो कि इधर अफ्रीका से घिरा है, इधर पूरा एशिया से घिरा हुआ है, इधर ऑस्ट्रेलिया से भी इसका टच है, तीनों जो महाद्वीप है इसे टच है, ठीक है। हिंद महासागर यही एक विश्व में एक महासागर है जिसको एक देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। देश मतलब कि ये भारत जैसे है कि भारत का नाम क्या है, हिंदुस्तान, तो ये हिंदुस्तान के नाम पे ही इस महासागर का नाम रख दिया गया है हिंद महासागर, ठीक है। तो इसकी स्थिति देख रहे हैं कि हिंद महासागर कहाँ पे है, ये एक तरह से त्रिभुजाकार ये महासागर है, इधर चौड़ा है इधर पतला है, ठीक है, त्रिभुजाकार ये महासागर है। अगला जो महासागर है वो दक्षिणी महासागर है,